Mr. McMahon, the documentary. Welcome to the Cult of Wrestling, guys. This is a disclaimer because आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ द फुल बायोग्राफी ऑफ मिस्टर मैकमैन, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और हम पूरी सीरीज का रिव्यू करेंगे 3 एपिसोड्स के अंदर। फर्स्ट एपिसोड आज मैं रिलीज करूंगा और इस एपिसोड के अंदर 2 एपिसोड्स हैं। आई एम सॉरी, मेरा कल्ट ऑफ रेसलिंग एपिसोड है, बट यहाँ पर मैं 2 एपिसोड का रिव्यू करूंगा मिस्टर मैकमैन के बारे में, जो कि 6 एपिसोड की वेब सीरीज है। और आज मैं 2 एपिसोड को रिलीज करने वाला हूँ और इन 2 एपिसोड्स के अंदर आपको भरपूर जानकारी मिलने वाली है। फर्स्ट, मिस्टर मैकमैन की, उनकी फैमिली की, किस तरह से उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को शुरू करा, व्हाट इज द हिस्ट्री, द बिगेस्ट सुपरस्टार इन प्रोफेशनल रेसलिंग के साथ किस तरह से बिजनेस को स्टार्ट किया, वेन्यू सिलेक्ट किए, मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें क्या हुई, डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी के साथ शुरुआत, ब्रेट द हिटमैन हार्ट के साथ मोस्ट बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ओनर, बिजनेसमैन, सुपरस्टार, मिस्टर मैकमैन, विंसेस कैनेडी मैकमैन. The documentary is released by us right here. So please take a watch. Thank you very much. This is a Cult of Wrestling, guys. So welcome to the Cult of Wrestling. आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ एक्चुअली पूरी मिस्टर मैकमैन द डॉक्यूमेंट्री को। अब देखिए भाई, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री को मैं देख चुका हूँ। अब पूरी डॉक्यूमेंट्री का रिव्यू देने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, कितने एपिसोड्स हैं, सब बताने वाला हूँ। इसकी घटना सच्ची है या काल्पनिक है, क्या एडिटेड किया गया है फुटेज को। जैसे कि विंस मैकमैन ने रिसेंटली 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि जो नेटफ्लिक्स पर उसकी डॉक्यूमेंट्री आ रही है मिस्टर मैकमैन के नाम से, वो मेरी अथॉरिटी के अगेंस्ट हुई है, जो मुझसे इंटरव्यू लिया गया उसके अगेंस्ट हुई है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हुई है। बट इसमें कुछ फुटेजेस को कुछ एडिटिंग की गई है, जिसकी वजह से मुझे और गलत दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से मेरे कुछ डिसीजंस को, मेरे पे लगे एलिगेशंस को सच प्रूफ करा जाएगा वो एडिटिंग के थ्रू। वही विंस मैकमैन ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट करा था, वो मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ क्या ट्वीट किया था। देखिए, ये चीज़ें मैं 2 दिन पहले आपको बताने वाला था, लेकिन मैं रुक गया था वेब सीरीज के रिलीज होने के लिए। तो भाई मैंने आज पूरी डॉक्यूमेंट्री देख ली है और 6 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड करीबन 1-1 घंटे का है। 2 या 3 एपिसोड मान लीजिए 50-55-55 मिनट के हैं। अकॉर्डिंग टू मी, पूरी वेबसाइट की लेंथ बताऊं, सॉरी वेब सीरीज की, तो लगभग मान सकते हैं 5 घंटे 35 मिनट के आसपास ये पूरी जो है डॉक्यूमेंट्री है। 5.5 घंटे की पूरी डॉक्यूमेंट्री है, एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री है। लेकिन जब आप इसको देखने बैठेंगे भाई, आपको पता नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा रिव्यू बताने वाला हूँ। लेकिन एक बार जरूर कहूंगा कि भाई जाकर नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है। वेब सीरीज ही बोलूंगा बिकॉज 5 घंटे के ऊपर तो भाई वेब सीरीज होती है, डॉक्यूमेंट्री के रूप में बनाई गई है। लेकिन भाई बहुत मजा आएगा। एक ही चीज कहना चाहता हूँ भाई, पूरी डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग भाई बवाल मचा दिया, तूफान ला दिया, खतरनाक बवाल मचा दिया। अभी देख के हटाऊं, एक साथ सारे एपिसोड देख लिए, बोरिंग तो सवाल ही नहीं उठता भाई। आप देख लोगे, जो प्रोफेशनल रेसलिंग से प्यार करते हैं, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जानना चाहते हैं, भाई कंपनी कैसे बनी, किस तरह से बनी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, एक वक्त ऐसा जब ये कंपनी बंद होने वाली थी, सारे एलिगेशन विंस मैकमैन पर क्या लगे, एंड तक 2024 तक विंस मैकमैन के ऊपर पूरी स्टोरी है। सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ बहुत ही शॉर्टली बेसिस पर, इसलिए कह रहा हूँ पूरी वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले बात करें व्हाट इज द फर्स्ट एपिसोड। देखिए, पहले एपिसोड में तो सिंपल सा ये चीजें बताई गई हैं कि ये कंपनी की शुरुआत कैसे गई। विंस मैकमैन का फादर यानी कि विंस जे मैकमैन, जो कि एक प्रमोशन को प्रमोट करता था, जैसे कि मान लीजिए 10-15 लोंडे उठा गए, उसको लड़वा दिया आपस में, तो कुछ पैसे ऑडियंस दे देती थी। तो वो काम था इनका, जैसे कि एंडी शोज वाले करते हैं। एंडी शोज के प्रमोशन हम देखे ही होंगे, वहाँ पर करीबन आप लगा लीजिए 100-200 पब्लिक होती है और उनके बीच में रिंग लगा दी जाती है, वहाँ पर 2 सुपरस्टार लड़ते हैं। वही काम विंस मैकमैन के बाप का था, वो ये काम करता था। लेकिन धीरे धीरे उसका जो ये स्पोर्ट्स था और पॉपुलर होता गया ऑडियंस के बीच में, यूएस के बीच में। वहाँ पर ऑडियंस बढ़ती गई, 100 से 500 हुई, 500 से 1000 हुई, 1000 से 10,000 हुई, 10,000 से 20,000 हुई। तो ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो उस तरह से इनका बिजनेस चलता गया और आगे तक खींचता गया और आगे तक खींचता गया। अब इन सबको एक बड़े सुपरस्टार की जरूरत थी। नंबर 1 सबसे बड़ा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में उस समय का, यानी कि 80s की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही था, हल्क हगन। वैसे एक नया सुपरस्टार था। हल्क हगन का असली नाम कुछ और है, ये नहीं है, कुछ टेरी नाम से है। लेकिन उस समय हल्क हगन नाम से इन्होंने उसको प्रमोट किया और एक
उतारा जंग में और हल्क हगन के नाम से अपनी कंपनी को प्रमोट किया। उस समय कंपनी का नाम WWF नहीं था, उस समय कंपनी का नाम ऑल अमेरिकन रेसलिंग था, ऐसा कुछ था। और उसके बाद इन्होंने जब फर्स्ट रेसलमेनिया करी थी, जी हाँ, पहला इवेंट ही रेसलमेनिया का हुआ था, वो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ था। और वो एक ऐसा इवेंट था जिसको इन्होंने मतलब करीबन 20,000 पब्लिक के बीच में किया था। द मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर पहला इवेंट हुआ था हल्क हगन वर्सेस आंड्रे द जायंट। अब देखिए ये बहुत बड़ा मैच था, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा मैच था। और आई थिंक इसी मैच से डब्ल्यू कंपनी को प्रमोशन मिली और प्रमोट मिला और ऑडियंस के बीच में इस कंपनी का नाम उजरा। उस समय ये वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन थी, तो ये तो आई एम सॉरी अगर मैं WWE बोल दूं बिकॉज राइट नाउ तो वही है, लेकिन हाँ उस समय के अकॉर्डिंग WWF थी, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। और पहली रेसलमेनिया मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन मैचेस की क्वालिटी के मामले में उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन हाँ ऑडियंस के बीच में ये पता चलने लगा था कि भाई ये कंपनी एक कंपनी है, एक प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी है और जिसको एक वहाँ की ऑडियंस के लिए एक नया स्पोर्ट्स था, बिकॉज इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था और उस समय ऐसा कुछ बनता भी नहीं था। लेकिन हाँ विंस मैकमैन और उनके बाप ने जो है दोनों को मिलकर ये चीज़ें बनाई एंड दैट इज़ अ मेन थिंग। उसके बाद इन्होंने अलग अलग जगह प्रमोशन करी है, जैसे कि मान लो यार होता है ना प्रमोशन करते, जैसे कि किसी की फिल्म आ रही होती है वो प्रमोशन करता है, हर एक इवेंट में जाता है, हर एक सीरियल्स में जाता है, इन्होंने भी वही किया। उस समय इन्होंने हर सीरियल में गए, मूवीज में भी कई काम किया, बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन उस समय एक इनके ऊपर दिक्कत ये आ गई थी कि हल्क हगन, जी हाँ हल्क हगन जो कि कंपनी का एक बेबी फेस बन चुका था वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का, और हल्क हगन को भाई एक तरह से इन्होंने बड़ा सुपरस्टार बना दिया था, अपनी कंपनी का फेस बना दिया था। जहां भी जाते थे हल्क हगन को लेकर जाते थे, पोस्टर पे हल्क हगन रहता था, इवन रेसलमेनिया के मेन इवेंट में भी हल्क हगन ही था, आपको पता ही है। एंड देन क्या होता है भाई, हल्क हगन को एक मूवी मिलती है हॉलीवुड से और जिसको हल्क हगन करना चाह रहा था। अब हल्क हगन जो है मिस्टर मैकमैन के पास जाता है, विंस मैकमैन के पास, उसको बोलता है कि मुझे मूवी मिली और मुझे ये करनी है बिकॉज मैं शुरू से ही हॉलीवुड में जाना चाह रहा था, लेकिन हाँ मैं प्रोफेशनल रेसलर बन गया बिकॉज आपने मुझे अच्छी पेमेंट थी। और उसके बाद विंस मैकमैन ने भाई डायरेक्ट बोला हल्क हगन से कि अगर तू हॉलीवुड में गया, तूने ये फिल्म को साइन करा, तो मैं तुझे फायर कर दूंगा, तुझे रिलीज कर दूंगा कंपनी से। भाई हल्क हगन ने विंस मैकमैन की एक नहीं सुनी, कंपनी से रिलीज हो गया वो, फायर्ड हो गया वो, और फिल्मों में जाके उसने काम करना शुरू कर दिया। ये हुआ था सारी बातें। आप सोचो कि भाई हल्क हगन मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट बंदा था जिसने विंस मैकमैन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला अभी तेरी ऐसी की तैसी, मैं तो भाई हॉलीवुड में ही काम करूंगा। और उस समय भाई ऐसा होता था, उस समय भाई आपको पता है सोशल मीडिया तो कुछ भी नहीं था, इंटरनेट मोबाइल कुछ भी नहीं था और किसी की धाक जमती नहीं थी। उस समय भाई हल्क हगन ने डायरेक्ट बोला विंस मैकमैन को, भाई मैं कंपनी में काम ही नहीं करता, मैं रेसलर नहीं हूँ, मैं फिल्मों में काम करूंगा। और हल्क हगन ने 10 साल फिल्मों में काम किया और वो हुआ। और उसके बाद भाई देखिए विंस मैकमैन के लिए पहाड़ टूट पड़ा था, बिकॉज उसके बाद जो है कोई मेजर चीज़ नहीं हुई थी। मेजर चीज़ मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी कि उसकी कंपनी को वो प्रमोशन मिले। रेसलमेनिया 4 हुई, वहाँ पर भी हल्क हगन था बिकॉज फिल्मों में जाने से पहले उसने वहाँ पे मैच दिया था अगेंस्ट अल्टीमेट वॉरियर। और दैट इज अ मेजर थिंग बिकॉज क्या था कि हॉलीवुड में तो हल्क हगन काम कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ भाई विंस मैकमैन को ये बात पता चली कि देखिए हल्क हगन को वापस आना मुश्किल है, लेकिन हल्क हगन को हम एज अ पार्ट टाइमर साइन कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उन्होंने हल्क हगन को एज अ पार्ट टाइमर साइन किया बिकॉज आपको पता है भाई हॉलीवुड में हमेशा काम तो नहीं रहता ना, हमेशा काम तो नहीं रहेगा बिकॉज हल्क हगन वो बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं था उस समय का जो हॉलीवुड में काम कर सके बहुत बेहतरीन तरीके से। एक फिल्म मिल गई मस्त है, ठीक है। लेकिन हाँ विंस मैकमैन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तू रेसलिंग भी कर, तू मूवी भी कर, लेकिन सबसे बड़ा टाइम तेरे को रेसलिंग में देना पड़ेगा। तो भाई हल्क हगन ने विंस की बात मानी और दोबारा से रेसलिंग में रिटर्न किया। रेसलमेनिया 4 आपको याद होगी वेम्बली स्टेडियम में हुई थी, आई गेस बहुत बड़ा स्टेडियम था, वेम्बली में हुई थी या फिर US के अंदर हुई थी, कहीं हुई थी शायद, उस समय तो भाई हम पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन हल्क हगन वर्सेस अल्टीमेट वॉरियर के बीच में मैच हुआ था, बहुत बड़ा मैच था। और आई थिंक हल्क हगन एक ऐसा बंदा बन गया था कंपनी के लिए जो टॉप मर्चेंडाइज सेलर था, टॉप टिकट सेलिंग था और अमेजिंग काम कर रहा था। उस समय अल्टीमेट वॉरियर भी हल्क हगन के स्थान पर आना चाह रहा था और उसने अल्टीमेट वॉरियर ने हल्क को हरा भी दिया था रेसलमेनिया में आई थिंक, और WWE कंपनी का चैंपियन बन गया था। लेकिन हल्क हगन की जगह भाई उस समय लेनी बहुत मुश्किल थी बिकॉज होगन के पास कहीं ना कहीं बच्चों का एक फैन फेवरेट था वो,
बड़े बड़े सुपरस्टार के लेवल से वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे था। तो होगन को रिप्लेस करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल था। फैंस के बीच में होगन बहुत ही ज़्यादा ओवर था। यही कारण था दोस्तों कि होगन को विंस मैकमैन ने और पुश किया और आगे तक खींचा, और आई थिंक कहीं ना कहीं ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आता है जब आती है WCW। जी हाँ, WCW कंपनी भाई एक ऐसा बवाल मचा देता इसने आगे। मैंने पूरा विंस मैकमैन की ओरिजिनल बायोग्राफी कवर करी हुई है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप सर्च मार लीजिएगा विंस मैकमैन की बायोग्राफी। लेकिन बात करूँ भाई WCW कंपनी के, तो भाई देखिए WCW कंपनी आपको पता है भाई हमेशा से ही वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग एक ऐसी कंपनी रही है जिसने अपने शुरुआती दिनों के अंदर WWF को भाई पछाड़ के रख दिया था। इनको इतना तंग कर दिया था, इनको नींद नहीं आती थी रात को, और वही हुआ था कंपटीशन के मामलों में WCW कंपनी ने WWE कंपनी को पूरा पछाड़ के रख दिया था और पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। यानी कि भाई एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि WCW कंपनी अपना शो, यानी कि जो उनका वीकली शो होता है, उसको भाई लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया था। खुद सोचो, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि मंडे नाइट रो फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट शो था प्रोफेशनल रेसलिंग का, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। WCW कंपनी का फर्स्ट शो था जिसको हम कहते हैं कि मंडे नाइट नाइट्रो, वो पहला लाइव टेलीकास्ट शो हो रहा था पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री हिस्ट्री के अंदर, और उसी को देखते हुए मंडे नाइट रो को भी लाइव टेलीकास्ट कर दिया गया। लेकिन जब WCW कंपनी को ये बात पता चली तो भाई उन्होंने एक और बवाल मचा दिया। उन्होंने मंडे नाइट रो के लेवल पे, यानी कि जिस समय मंडे नाइट रो आता था उसी समय उन्होंने WCW कंपनी यानी कि अपना शो मंडे नाइट रो को टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। अब दोनों शो हेड टू हेड थे, यानी कि एक चैनल पे आ रहा है WWE और दूसरे चैनल पे आ रहा है WCW, सेम टाइम पे लाइव टेलीकास्ट, वो भी भाई। इस वजह से दोनों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, खासकर WWF को तो भाई बहुत ज़्यादा होती थी, बिकॉज जितने भी WWF के सुपरस्टार थे वो WCW कंपनी में चले गए थे। जैसे कि भाई बहुत से सुपरस्टार थे, इवन हल्क हगन भी एक समय पे WCW कंपनी में चला गया था, बिकॉज एक तो वो हॉलीवुड में काम कर रहा था, और जैसे कि उसने कहा था कि अब वो वक्त आ चुका है कि मुझे जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, बिकॉज फैंस के बीच में मैं उतना ओवर नहीं रहा जितना मैं था। उसकी एज भी ज़्यादा हो गई थी, तो उसने हॉलीवुड में काम करना शुरू करा, और उसी की कॉन्टैक्ट के थ्रू WCW कंपनी ने उसको अपनी कंपनी में बुलाया। और ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। एक ऐसी चीज़ें थी जिस पे बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इवन आप खुद इमेजिन करें कि आपकी कंपनी का टॉप हायर ग्रोसर एम्प्लॉय सुपरस्टार जो भी कर लीजिए, वो आपकी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाता तो आपको कैसा लगेगा। वही हो रहा था भाई वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के साथ। सारे सुपरस्टार बड़े कंपनी को छोड़ के जा रहे थे WCW कंपनी के अंदर, और यही चीज़ें थी कि WWF का एक समय ऐसा समय आ गया था कि भाई उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उनके शो कोई देख नहीं रहा था, उनकी रेटिंग बहुत ही डाउन जा रही थी। भाई इसी बीच में बहुत सुपरस्टार की WWE कंपनी में एंट्री होती है, जैसे कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो गया भाई, ये बंदा एक ऐसा बवाल लेके आया था इसने, जो मैं बताऊं क्या क्या कहूँ भाई, बंदे ने ऐसा बवाल लाया था जो कोई नहीं ला पाया आज तक। आई थिंक पूरी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का या पूरी WWE कंपनी का सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर मैं किसी को मानता हूँ वो है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। इससे बड़ा सुपरस्टार ना कोई आया है कंपनी के अंदर और ना कोई आएगा। ये बंदा एक वो मतलब क्या बोलूं भाई, ये वो इक्का था जिसको एक समय पे यूज करा गया, और इसी की बदौलत WCW कंपनी के शोज को रेटिंग के मामलों में WWF ने पछाड़ के रख दिया था, ये आपको पता ही होगा, और एक लेवल पे ला दिया था। बहुत चीज़ हो गई भाई, बहुत चीज़ अमेजिंग है। अब दोस्तों बात करें सेकंड एपिसोड की। इस एपिसोड में दोस्तों बात करें भाई व्हाट इज द मेन हाईलाइट, व्हाट इज द मेन टॉपिक। अब दोस्तों इस एपिसोड में सबसे बड़ा बवाल था भाई कि जो विंस मैकमैन है उसका जो WCW कंपनी से वॉर है वो कहाँ तक चला, एंड देन क्या होता है दोस्तों, कुछ एलिगेशन हुए, और सबसे बड़ा बवाल हुआ भाई कि हल्क हॉगन और ब्रेट हार्ट ये सबकी कंट्रोवर्सी क्या चीज़ थी। तो वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ मिस्टर मैकमैन बायोग्राफी। अब देखिए इस एपिसोड में सबसे बड़ी चीज का हुई एलिगेशन। जी हाँ, जैसे मैंने कहा था कि विंस मैकमैन भाई दूसरा नाम इसका एलिगेशन है। इस पे जितने एलिगेशन लगे मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि विंस मैकमैन ने वो एलिगेशन से भाई ये बंदा डरता नहीं था। ये बंदे पे जितने आप एलिगेशन लगा लो, ये बंदा मतलब क्या बोलूं भाई, ये बंदा डरता ही नहीं था। ये कहता था और लगाओ और लगाओ और लगाओ। ये बंदा उस लेवल का मतलब हिपोक्रेट बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, दैट इज द मेन थिंग। एंड एलिगेशन बहुत लगे, जैसे कि एक रेफरी थी भाई
रिको रिको नाम की कुछ थी, आई थिंक ये केस रीओपन हुआ था 2022 के अंदर। वो एक रेफरी थी, फर्स्ट रेफरी थी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अंदर, और इस बंदी ने भी एक एलिगेशन लगा था विंस पर कि इसने मेरे को सेक्सुअल अब्यूज किया है, एंड देन फिर चीज़ें हैं। और ये केस आपको रीओपन हुआ था 2022 में, जिसकी वजह से विंस रिटायर हुआ कंपनी से 2022 में, आपको याद होगा, सेम वुमेन थी, और ये चीज़ें हुई। लेकिन विंस मैकमैन बच गया भाई। उसके बाद काफ़ी और एलिगेशन लगे, जैसे कि इन्होंने टेलीविजन पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड स्वेट दिखाए थे, अब ब्लड बाथ दिखाते थे। आपको पता भाई एटीट्यूड एटीट्यूड एरा थी भाई, उस समय बहुत खून खच्चर चलता था कंपनी के अंदर। किसी को भी देख लीजिए, हर मैच में खून होता था। जो इस समय आप ऑल एलिट रेसलिंग में देखते हो ना, वही सेम सिचुएशन चलती थी ऑल कंपनी के अंदर। लेकिन एटीट्यूड एरा में तो और गंदी होती थी। डी जनरेशन एक्स एक ऐसा ग्रुप था जिसने भाई एक सेक्सुअल एडिट ग्रुप था, 18+ ग्रुप था। इसने वो वो सारी हरकतें करी हैं जो व्यूअरशिप को गेन करी जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ कंपनी के लिए बहुत अच्छी हुई कि इन्होंने ये सब चीज़ें दिखाकर, जैसे कि डी जनरेशन एक्स, शोन माइकल्स, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग, अंडरटेकर के अकॉर्डिंग भाई एक ऐसा इन्होंने सिनेरियो बना लिया था कि WCW कंपनी को खत्म कर दिया था पूरी तरह से। WCW कंपनी को कोई नहीं देखना चाह रहा था, वहाँ पर इवन बड़े बड़े सुपरस्टार भी गए थे, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं हो रहा था, बिकॉज जो विंस मैकमैन ने एटीट्यूड एरा बनाई थी, वहाँ पर एक ऐसी चीज़ें लेके आया था कि लोगों को बिलीव होने लगा था कि भाई ये ही रेसलिंग अच्छी, यही कंपनी है। जो कंपनी एक समय पे खत्म होने वाली थी, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने और बड़े सुपरस्टारों ने उस कंपनी को बचा लिया, एटीट्यूड एरा ने उस कंपनी को बचा लिया, और विंस मैकमैन की कंपनी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन स्टिल अलाइव रही उसी वजह से। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आती है भाई, ब्रेट हार्ट। जी हाँ, ये बंदा एक वो बंदा है, मतलब इस बंदे के बारे में क्या कहूँ यार, ये बंदा, मतलब अगर मैं कोई कहूँगा ना, जो बंदा सबसे ज़्यादा कंपनी से नफरत करता है वो ब्रेट हार्ट है। अब इसमें ब्रेट हार्ट की गलती बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचेंगे भाई ब्रेट हार्ट की गलती, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेट हार्ट के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसको पसंद नहीं आया था। जैसे कि भाई उसको उस समय पुश दिया गया जब उसको लग रहा था कि उसको कंपनी जाना चाहिए। मतलब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए आपने कोई कोई चीज़ आपकी डिमांड है, और आप पिछले 1 महीने से वो डिमांड चाह रहे हैं कि आपकी पूरी हो जाए, लेकिन वो डिमांड पूरी होती है एंड में जाके, और एंड में जाके आपको लगता है कि भाई अब तो शो ही खत्म हो गया, अब डिमांड पूरा करने का क्या फ़ायदा, जब आपको उस डिमांड की ज़रूरत थी तो वो डिमांड पूरी नहीं हुई आपकी। वही चीज़ें ब्रेट हार्ट के साथ हुई थी। ब्रेट हार्ट को विंस मैकमैन को पता चल गया था कि ब्रेट हार्ट जो है कंपनी को छोड़ सकता है, बिकॉज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तो विंस मैकमैन ने ब्रेट हार्ट को पुश करना शुरू कर दिया अपने आखिरी दिन के अंदर, बिकॉज जिस वजह से ब्रेट हार्ट जो है वो कंपनी को रिसाइन कर ले, कंपनी को यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को रिसाइन कर ले। यही रीजन था कि ब्रेट हार्ट को पुश दिया गया, उसको WWE कंपनी का चैंपियन बनाया गया। जी हाँ, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का चैंपियन बनाया गया ब्रेट द हिटमैन हार्ट को। एंड ब्रेट हार्ट को पता था भाई ये चीज़ें क्यों हो रही है, ब्रेट हार्ट को पता था ये चीज़ें ये क्यों कर रहा है, बिकॉज जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वो रिसाइन करवा लेगा, और उसके बाद दोबारा से पुश खत्म कर देगा, जोबर बना देगा। ब्रेट हार्ट को ये बात पता थी, वो दिमाग वाला बंदा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एंटी इन द रुकारा, और एक मैच हुआ था, विंस मैकमैन ने बुक किया था रेसलमेनिया के अंदर। रेसलमेनिया थी नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, सर्वाइवर सीरीज थी 1997। वहां पर दोस्तों एक मैच हुआ था, ब्रेट हार्ट वर्सेस शोन माइकल्स फॉर द वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन चैंपियनशिप। अब दोस्तों इस मैच में बहुत बड़ा बवाल हुआ था, आपको सबको पता होगा इस मैच में क्या हुआ था। यही वो मैच था जिसने पूरा लैंडस्केप बदल दिया था WWF का और WCW कंपनी का, और ब्रेट हार्ट द हिटमैन हार्ट का। और कनेडियन रेसलर भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, बिकॉज उस समय सारे कनेडियन रेसलर वर्ल्ड WCW कंपनी के अंदर गए हुए थे, और फेडरेशन में कोई नहीं था। और ब्रेट द हिटमैन हार्ट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ब्रेट द हिटमैन हार्ट अपना चैंपियनशिप हारना नहीं चाह रहा था। जी हाँ, यानी कि समझ लीजिए एक तरह से वो मैच को हारना भी नहीं चाह रहा था, और टाइटल को भी छोड़ना चाह रहा था। भाई ऐसा कैसे होगा। अब देखिए, विंस मैकमैन ने साफ साफ कहा था कि ये स्पोर्ट्स एक स्क्रिप्टेड शो है, और वही करना पड़ेगा जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। ब्रेट हार्ट को शोन माइकल्स के अगेंस्ट हारना था उसके आखिरी मैच के अंदर, जो कि सर्वाइवर सीरीज में हुआ था। और ब्रेट हार्ट ने यह कहा था कि मैं हारूंगा नहीं, बिकॉज मैं हारना नहीं चाह रहा। और विंस मैकमैन को ये बात चुभ गई थी, और विंस मैकमैन ने कहा नहीं, तेरे को हारना पड़ेगा। लेकिन ब्रेट हार्ट हारना नहीं चाह रहा था, बिकॉज ब्रेट हार्ट को पता था भाई अगर मैं हारूं या ना हारूं क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज अगले दिन तो मैंने कंपनी को छोड़ देना है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करा मैंने। दिस इज द मेन पॉसिबिलिटी कि भाई ब्रेट हार्ट ने मना कर दिया कि मैं शोन माइकल के अगेंस्ट इस मैच को नहीं हारने वाला।
और वही हुआ दोस्तों, मैच की एंडिंग में कुछ ऐसा हुआ था जब हमको लगा था कि भाई शॉन माइकल्स को ये मैच हारना पड़ेगा, लेकिन विंस मैकमैन ने भाई जैसे ही शॉप शूटर लगाया शॉन माइकल ने ब्रेट हार्ट पर, विंस मैकमैन ने घंटी बजा दी और यहाँ पर जो है एक तरह से विनर घोषित कर दिया गया दी हार्ट ब्रेकर शॉन माइकल्स को। और यही हुआ, शॉन माइकल्स को बना दिया गया न्यू वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन चैंपियन और ब्रेट हार्ट जो है इस मैच को हार गया। उसके बाद आपको पता है भाई ब्रेट हार्ट जब इस मैच को हारा वो पगला गया था, विंस मैकमैन पर थूक फेंका था उसने, इतने थूक फेंके इतने थूक फेंके इतने थूक फेंके उसने, मैं आपको बता नहीं सकता। और सारा का सारा विंस मैकमैन पर अपना गुस्सा निकाला और वहां पर कैमरे के सामने उसने ये बताया कि भाई अब मैं जाने वाला हूँ WCW कंपनी के अंदर, एक साइन बनाया उसने। और दिस इज द मेन कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ कि उसके बाद ऐसा हो गया था कि भाई जो WCW कंपनी है वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को कहीं ना कहीं सुपरस्टार के लेवल के मामले में पछाड़ रही है। लेकिन दोस्तों आपको पता है भाई उस समय एटीट्यूड एरा स्टार्ट हो गया था और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर, ट्रिपल एच, शॉन माइकल, डी जनरेशन एक्स, बहुत से सुपरस्टार ऐसे थे जो कंपनी को बचाने में लगे हुए थे, द रॉक। एंड दिस इज द मेन ऑब्जेक्शन कि भाई वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन कंपनी ने हार नहीं मानी और यही चीज़ों से उसने WCW कंपनी को पछाड़ दिया था। और ब्रेट द हिटमैन हार्ट हमेशा के लिए WWF कंपनी को छोड़ के चला गया था। और बैक स्टेज तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी जो आपको बताऊंगा तो भाई आप कहोगे भाई ये क्या चीज़ है। जी हाँ, बैक स्टेज में एक माहौल याद है और अभी मैं ये डॉक्यूमेंट्री में देखा था। वैसे सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, सारी डॉक्यूमेंट्री के अंदर है, कोई मैं अपने पास से मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बता रहा, जो चीज़ें मैंने देखी है वही बता रहा हूँ। अब जब देखेंगे तो मुझे कहेंगे जी हाँ ये दिस इज़ द रियलिटी। और बैक स्टेज में क्या होता दोस्तों, बैक स्टेज में हुआ था ब्रेट हार्ट ने विंस मैकमैन पर पंच मार दिया था, विंस मैकमैन का मुंह तोड़ दिया था, खून निकाल दिया था उसका। क्यों? बिकॉज विंस मैकमैन ने उसको चीटिंग से हरा दिया गया, बेल बजा दी गई। बिकॉज देखिए यार, विंस मैकमैन बिजनेस को बचाना चाह रहा था। विंस मैकमैन कभी नहीं चाह रहा था कि वो WCW कंपनी से हारे। और इवन जो उसकी उसी कंपनी का सुपरस्टार उसी कंपनी को छोड़ के कंपनी वो दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे तो वैसा है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें होने क्या वाला था, इसमें ये होने वाला था कि 1993 के आसपास एक डीवा चैंपियन थी फेडरेशन के अंदर जो कि वुमेंस चैंपियन थी। और सेम सिचुएशन ऐसे हुई थी, वो खतरनाक लड़की थी और उस लड़की ने भाई मैच हारने से मना कर दिया था। और उस लड़की ने मैच हारने से मना कर दिया और वो टाइटल लेके भागी थी। और वो टाइटल लेके वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का WCW कंपनी में गई, वहां पर उसने उसको वॉश आउट कर दिया, चला दिया गया, डंप कर दिया दूसरी कंपनी में जाके, समझ लो एक तरह से। वही सेम सिचुएशन ब्रेट हार्ट करना चाह रहा था। ब्रेट हार्ट चाह रहा था कि मैं डब्ल्यू कंपनी के चैंपियनशिप को लेके WCW कंपनी में जाऊँ और वहां पर जो है इसको वैनिश कर दूं, उनके सामने डंप कर दूं। यही वो चाह रहा था, जो सिचुएशन उस फीमेल रेसलर ने करी थी। लेकिन विंस को ये बात पता थी और विंस ने भाई सही डिसीजन लिया, बेल बजा के मैच को हरवा दिया गया ब्रेट हार्ट को। और वही चीज़ें थी बैक स्टेज में, ब्रेट हार्ट ने विंस को बहुत मारा था, पीटा था, यही चीज़ें हुई थी, यही चीज़ें आगे सर्कुलेट होती है। और यही रीज़न था कि ब्रेट हार्ट इतने सालों तक कंपनी में कोई रिलेशन नहीं था, उसका कंपनी से दूर गया था। उसके बाद उसका जो है रिटर्न हुआ 2010 में, दैट इज अ मेन थिंग। सो ये थी सारा एपिसोड नंबर 2 की कहानी। सारा TRP का खेल, सारा व्यूअरशिप का खेल, ब्रेट हार्ट की कंट्रोवर्सी और एक तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग को उस समय भारी गिरावट मिली थी बिकॉज एटीट्यूड एरा स्टार्ट हो चुकी थी और इनके पास बड़े स्टार तो थे लेकिन कोई मेजर स्टोरी लाइन नहीं थी। जैसे कि फेडरेशन के पास रॉक की स्टोरी लाइन थी, स्टोन कोल्ड की, विंस मैकमैन की थी, ऐसी अमेजिंग स्टोरी लाइन थी, तो वो चीज़ें मेन थी। द नेक्स्ट एपिसोड की बात करें, यह है एपिसोड नंबर 3। अब दोस्तों वैसे बता दो, ये एपिसोड आपको मैं कल बताऊंगा बिकॉज भाई 2 एपिसोड का रिव्यू आज करूंगा, इसका 3 पार्ट आएगा। फर्स्ट पार्ट रिवील कर चुका हूँ, सेकंड पार्ट कल लेके आऊंगा, थर्ड पार्ट परसों लेके आऊंगा बिकॉज भाई काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना ये स्टोरी लाइन। और 3 शोज लेके आने वाला, फर्स्ट एपिसोड रिलीज है इसका, सेकंड कल, थर्ड फोर्थ। वैसे 2 एपिसोड कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से रिलीज कर दिए हैं मैंने एंड दिस इज अ मेजर हाईलाइट। तो भाई वेट करिए द नेक्स्ट 3 और 4th एपिसोड का, जो कि कल मैं आने वाला हूँ, रिलीज करने वाला हूँ अपने चैनल पर, यूट्यूब पर। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। भाई सब्सक्राइब कर दो, एपिसोड नंबर 3, 4 लेके आऊंगा एंड देन उसके बाद 5, 6 एंड देन जी हाँ, जो आप सोच रहे हो वो है, बिल्कुल जो आप सोच रहे हो, कंट्रोवर्शियल चीज़ें, एलिगेशन, जेनरल ग्रैंड, सारे लॉ सूट सब विंस मैकमैन पर लगे हुए हैं और इसमें सब कुछ रिवील करने वाला हूं। इसीलिए कह रहा हूं भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। कल मिलूंगा आपसे एपिसोड नंबर 3 और 4th में। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट, सी यू टुमारो। कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। भाई जल्दी से शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। जी हाँ, मिस्टर मैकमैन बायोग्राफी के बारे में बात कर रहा हूँ। एपिसोड 1 और 2 रिलीज कर चुका हूँ, कल वीडियो आ चुकी है भाई। वीडियो पे
शायद बहुत लोगों ने नहीं देखी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, जाकर देख लीजिएगा और आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। फर्स्ट पार्ट रिलीज हो चुका है, सेकंड पार्ट ये अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको सुनाने वाला हूँ। देखिए एपिसोड नंबर 3 में क्या होता है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा बवाल तब मचता है जब बारी आती है WCW कंपनी के एंड की। जी हाँ, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि WCW जो है वो एक समय पे WWF को डिस्ट्रॉय कर रहा था रेटिंग के मामले में, यानी कि पहला लाइव टेलीकास्ट शो था जो WCW कंपनी ने शुरू किया था और WWF कंपनी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और जिसको रिकवर करने के लिए उन्होंने एटीट्यूड एरा नाम की शख्सियत बनाई, वहां पर बड़े बड़े सुपरस्टार को साइन करा एज यू नो दैट, एंड वहां पर अपना जो है मंडे नाइट रो को लाइव टेलीकास्ट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब WCW कंपनी ने भाई अपना जो वीकली का शो है यानी कि WCW मंडे नाइट रो को सेम डे यानी कि मंडे नाइट रो के समय पे सेम टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया, वो भी लाइव ही करते थे वो। और यहाँ प्रॉब्लम दोस्तों शुरू हो गई थी विंस मैकमैन के लिए, बिकॉज इसके बाद विंस को नहीं पता था कि भाई क्या करे, इसके बाद विंस को पता ही नहीं था कि भाई किस तरह से इस चीज़ को टैकल करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई व्यूअरशिप जो है वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की डाउन जा रही थी, जिस वजह से विंस मैकमैन काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इसीलिए उसने एटीट्यूड एरा नाम की शख्सियत बनाई जहाँ पर भाई वो ब्रूटल चीज़ें दिखाता था, खून खच्चर दिखाता था, सेक्स दिखाता था, न्यूडिटी दिखाता था, ट्रैश टॉकिंग दिखाता था, बीट्रेल दिखाता था, फैमिली एंगल दिखाता था। ये सारी चीज़ें विंस मैकमैन ने एटीट्यूड एरा के समय पेश करी थी ऑडियंस के सामने और उसका फ़ायदा उसको मिला। जो यूनिवर्स है WWE कंपनी का वो गेन हुआ, पॉपुलरिटी मिली और WCW कंपनी की रेटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने 1999 में। जी हाँ, 1999 के आसपास इन्होंने WCW कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया था रेटिंग के मामलों में, व्यूअरशिप के मामलों में। अब जो लोग हैं, जो फैंस हैं, उनको पता लग चुका था कि भाई वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन है, ट्रिपल एच है, शोन माइकल्स है, बहुत से लेटेस्ट सुपरस्टार है जो कि इस प्रमोट कर रहे हैं, डी अंडरटेकर है। लेकिन अगर हम बात करें WCW कंपनी की, वहाँ पर वही सुपरस्टार से जो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, जैसे कि भाई आपको पता ही होगा हॉल्क हगन था, डीजल था, केविन नैश, ये सब एक तरह से रेजर रेमोन थे, ये कहीं ना कहीं भाई वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से ही गए हुए सुपरस्टार थे। तो उतना वो सेम चीज़ें कर रहे थे पिछले 6-7 सालों से, तो वहाँ की ऑडियंस को कुछ नया चाहिए था जो WCW कंपनी उनको दे नहीं पा रही थी। यानी कि एरिक बिग शो जो है पूरी तरह से नाकाम हो रहा था और एरिक बिग शो ने भाई डॉक्यूमेंट्री के अंदर सारी चीजें बोली भी हैं, किस तरह से विंस मैकमैन ने पूरी तरह से भाई खत्म कर दिया था रेटिंग के मामलों में और पूरी तरह से स्टोरी लाइन के मामलों में। WCW कंपनी का एक तरह से पूरा वक्त था और इसी चीज के लिए भाई विंस मैकमैन को जाना जा रहा है कि वो कंपटीशन को खत्म करने के लिए जाना चाहता है। वो थोड़ा इंतजार करता है, बिकॉज एक समय ऐसा भी था जब WCW कंपनी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की और विंस मैकमैन के मजे भी लेती थी, बिकॉज 2 या 3 सालों तक जो है WCW कंपनी WWF को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रही थी रेटिंग के मामलों में और वो लाइव टेलीकास्ट भी नहीं करते थे विंस मैकमैन। दिस इज द मेन टॉपिक कि भाई अब जो है कंपनी के पास पूरी तरह से पावर आ चुकी थी, विंस मैकमैन के पास पूरी तरह से पावर आ चुकी थी कि अब वो अपनी शख्सियत को दोबारा से कामयाब कर सके, जिस तरह का वो इंसान है एज अ हार्डकोर बिजनेसमैन वो दुनिया को दिखा सके। और भाई साल आता है 2001, जी हाँ 2001 के अंदर भाई होता क्या है, WCW कंपनी का जो ओनर था टेड, यानी कि जो TBS नेटवर्क का ओनर था, उसी की कंपनी थी ये, उसने पूरी तरह से भाई ये सोच लिया था कि अब वो कंपनी को बेचने वाला है, सेल आउट करने वाला है। और जैसे ही ये बात विंस मैकमैन के कान में पहुंचती है, विंस मैकमैन तुरंत ही भाई टेड को बोलता है कि मैं तेरी कंपनी खरीदने वाला हूँ। और विंस मैकमैन मुंह मांगी कीमत दे देता है कंपनी की, आई थिंक कहीं $100 मिलियन के आसपास जो है कीमत सेट हुई थी इस कंपनी की, जो विंस मैकमैन ने टेड को पे कर दी थी। और WCW कंपनी को विंस मैकमैन ने ओन कर लिया था। और आपको पता ही होगा जब विंस मैकमैन WCW कंपनी के टेलीविजन पे आकर अचानक से सरप्राइज देता है शेन मैकमैन के साथ कि भाई ये कंपनी अब मेरे अंडर चलेगी, मैंने इस कंपनी को परचेज कर लिया है। और ऐसा होता भी है, आपको पता ही है भाई आगे जाके जो है WCW कंपनी पूरी तरह से खत्म होके उसके सारे सुपरस्टार जो वहाँ पर थे, जो एकदम WWF से निकाले हुए थे, गए हुए थे, उन सबको दोबारा से अपनी कंपनी में साइन कर लेती है। हल्क हगन को दोबारा से कंपनी में बुलाया जाता है, रॉक के अगेंस्ट मैच जिया जाता है। तो समझ सकता है कि भाई विंस मैकमैन ने पूरी तरह से कंपटीशन को खत्म कर दिया था, बिकॉज बहुत से लोगों
लोगों को लग रहा था कि भाई विंस मैकमैन की कंपनी खत्म हो जाएगी। मैं आपको सही कह रहा हूँ, अगर स्टोन कोल्ड ना होता, अगर ये जो सारे एटीट्यूड एरा वाले बंदे ये ना होते, तो आई थिंक विंस मैकमैन की कंपनी को कोई बचा नहीं सकता था। उस समय का एटीट्यूड एरा बहुत गंदा था, बहुत खतरनाक था, मैं आपको बता नहीं सकता। और यही चीज़ें थी जो काम कर गई। विंस मैकमैन के जो एक ड्रीम था कि भाई मैं ऐसा कुछ करूंगा कंपनी के लिए जो कंपनी को आगे तक लेके जाए, वो काम कर गया उसका मौका। और विंस मैकमैन ने अपनी कंपनी को बचाकर कंपटीशन को भी परचेज कर लिया। ये बहुत बड़ी मैसिव चीज़ थी, और यही रिजल्ट हुआ जब उसने कंपनी को परचेज कर लिया और मर्ज कर दिया तो अपनी कंपनी के साथ। और साल 2001 भी आता है, आपको पता 2001 में क्या हुआ था। उस समय भाई बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज़ है कि भाई जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन था यानी कि WWF, वो WWE में कैसे बदला, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कैसे हुआ। तो दोस्तों ये 2001 की बात है, जब एक फेडरेशन नाम की कंपनी थी जो फंड रेस करती थी US के अंदर, और वो काफ़ी पुरानी थी, यानी कि मतलब रेसलिंग से काफ़ी पुरानी थी, जो चैरिटी वगैरह करती थी, फंड रेस करती थी, फंड देती थी। तो उस कंपनी ने भाई ये बोला कि जो फेडरेशन है वो हमारा वर्ड है, यानी कि हम फंड फेडरेशन है, जो हम फंड करते हैं वो फेडरेशन के थ्रू करते हैं, जो फेडरेशन है वो हमारा वर्ड है, इस पर हमारा कॉपीराइट है। इसलिए फेडरेशन शब्द जो है उन्होंने ट्रेडमार्क करवा लिया। और आई थिंक कहीं ना कहीं उस समय विंस मैकमैन ने नहीं सोचा ही नहीं होगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारी कंपनी का नाम चेंज भी करवा सकता है 30 सालों के बाद। बहुत बहुत मैसिव चीज़ थी भाई। और उस समय विंस मैकमैन ने कहा था कि सारे लॉ सूट को हैंडल कर सकता हूँ मैं, सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ को मैं हैंडल नहीं कर सकता, बिकॉज आपको पता है उस समय डब्ल्यू कंपनी का कुल्लो एक तरह से पीक लेवल चल रहा था, बिकॉज एटीट्यूड एरा थी, WCW कंपनी को खरीद लिया था, और अब समय आ चुका था जब विंस मैकमैन ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस नाम को चेंज करूंगा। बिकॉज विंस मैकमैन के पास एक सबसे बड़ी वजह थी इस नाम को चेंज करने की, वो ये थी कि भाई विंस मैकमैन ने बोला कि देखिए हम वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। यानी कि विंस मैकमैन पर जब ये आरोप लगे थे कि भाई वो कंपनी में कुछ भी दिखा रहा है, वो औरतों को न्यूडिटी दिखा रहा है, सेक्स दिखा रहा है, ट्रैफिकिंग दिखा रहा है, वल्गैरिटी दिखा रहा है, ब्लड दिखा रहा है, तो भाई ये क्या चीज़ है। तो विंस मैकमैन ने कहा था कि हम एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, सारा कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होता है, दिस इज वाई कि हम एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। उस समय दोस्तों ये चीज़ें सामने आई थी कि विंस मैकमैन ने यही रीज़न दिया था जब उसने चेंज कर दिया नाम, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को कन्वर्ट करके बोल दिया वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो यहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है WWE की, यहाँ से एक मैसिव चीज़ बनती है कंपनी, और आगे जाके रूथलेस एग्रेशन आती है, बहुत सी चीज़ें चलती हैं आगे जाके। सो ये चीज़ें थी कि विंस मैकमैन ने भाई पूरी तरह से अपने कंपटीशन को ख़त्म कर दिया, WCW कंपनी को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इतना ज़्यादा हैंग आउट कर दिया कि वो अपने घुटने टेक दे। और ऐसा हुआ भी दोस्तों, उन्होंने घुटने टेक दी और कंपनी ने सेल आउट हो गई वो। और यही रीज़न था कि भाई अपने दुश्मन को आप कमज़ोर मत समझो, अपने दुश्मन के थकने का इंतज़ार करो। विंस ने वही किया, एक समय पे कंपनी उठी थी और फिर गिर गई अचानक, बिकॉज उसने इंतजार किया विंस ने। सो दैट इज अ मैसिव थिंग। सो दोस्तों अब बात करते हैं भाई एपिसोड नंबर 4 की। अब ये क्या चीज़ है भाई, अब देखिए एपिसोड नंबर 3 में तो भाई पूरा खेल खत्म है। WCW कंपनी का पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया विंस के हाथों, विंस ने पूरी तरह से परचेज कर लिया, ओन कर लिया, जो मर्जी बोल लीजिए खरीद लिया। अब दोस्तों बात करते हैं एपिसोड नंबर 4 की। अब ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव एपिसोड है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब टर्नओवर है, तो इसको ध्यान से सुनना। अब इस एपिसोड में बात करने वाला हूँ ओवेंस हार्ट के बारे में। अब ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। वैसे मैं इसके बारे में पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला था, बायोग्राफी बनाने वाला था, लेकिन क्या ना बायोग्राफी काफ़ी लंबी है वो, तो मैं उसके लिए पूरा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी एडिटिंग कर रहा हूँ, उसको मैं 10-15 दिन बाद रिलीज़ करूँगा अपने चैनल पर। लेकिन अभी के हिसाब से अभी आप सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ इस एपिसोड में क्या दिखाया गया है। अब देखिए ये एपिसोड में ओवेंस हार्ट के बारे में दिखाया गया है। आप सबको पता है ब्रेट द हिटमैन हार्ट कंपनी को छोड़ चुका था और कंपनी से जा चुका था। तो यहाँ पर ब्रेट हार्ट का एक भाई था ओवेंस हार्ट, आपको पता ही होगा ये दोनों सगे भाई हैं। और ओवेंस हार्ट ने कंपनी को नहीं छोड़ा, ओवेंस हार्ट ने कंपनी के साथ ही रहा, यानी कि WWE कंपनी के साथ ही रहा। विंस मैकमैन ने भाई ओवेंस हार्ट से कहा था रिंग के अंदर कि क्या तू इस कंपनी में रहना चाह रहा है या अपने भाई की तरह दूसरी कंपनी में जाना चाहता है। तो भाई यहाँ पर ओवेंस हार्ट का सीधा सा जवाब था, मैं यहीं पर रहूँगा और यहीं पर रेसलिंग करूँगा। उस समय विंस मैकमैन ने ये सोच लिया था कि मैं ओवेंस हार्ट को
पुश करूंगा और इसको एक अच्छा सुपरस्टार बनाऊंगा, इसके भाई से भी बड़ा, यानी कि ब्रेट हार्ट से भी बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा। क्योंकि ब्रेट हार्ट ने कंपनी को छोड़ा था, लेकिन वो ओवन हार्ट को बहुत कुछ देंगे जो उन्होंने ब्रेट को नहीं दिया, जिस वजह से ब्रेट को आगे जाके पछतावा होगा कि उन्होंने कंपनी को क्यों छोड़ा। तो विंस मैकमैन के सारे प्लान्स ये थे। ब्रेट हार्ट को वो कंपनी से रोक नहीं पाए जाने से, लेकिन ओवन हार्ट को वो रोक लिया उन्होंने। ओवन हार्ट को पुश देना स्टार्ट कर दिया। ओवन हार्ट को शुरू में काफ़ी अच्छा पुश मिला, उन्होंने उसने काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन की, सुपरस्टार के साथ काम किया। एंड देन क्या होता है भाई, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। और वो ट्रेजेडी क्या थी? ओवन हार्ट की ट्रेजेडी होती है भाई सबसे ऊपर टॉप रोप से। अब देखिए, आपको याद होगा कंपनी के अंदर रेसलिंग में क्या होता है कि टॉप रोप से एंट्रेंस लेने का एक तरह से बहुत ही ज़्यादा चुल होती है सुपरस्टार्स के अकॉर्डिंग, रेसलर के अकॉर्डिंग। आपको याद होगा रेसलमेनिया 39 के अंदर लोगन पॉल ने भी ऐसी कुछ किया था, और शोन माइकल्स तो ऐसा करता ही है। वही चीज़ें शुरुआत हुई थी ओवन हार्ट के साथ। ओवन हार्ट क्या करता था, रिंग के मतलब कि अरीना के ऊपर से आता था टॉप रोप से, हार्नेस के थ्रू। वो एक लंबी सी तार होती है, आपको पता ही होगा। हर बार ऐसे आता था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बार दिन उसका ख़राब चला गया और वो रोप टूट गई। जी हाँ, ओवन हार्ट रोप से आ रहा था और वो रोप टूट गई, कट गई, जैसे भी हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया और ओवन हार्ट रिंग में बचा, और जिस वजह से उसकी एंड में ही जाके मतलब उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। जी हाँ, ये मौका हुआ था करीबन 1995 के आसपास, सॉरी 1995 कह रहा, 1999 के आसपास, सॉरी हाँ, 1998 या 1999 के आसपास हुआ था। और दिस इज़ द मेजर ट्रेजेडी। अब ये ट्रेजेडी इतनी गंदी थी कि एक बंदा चला गया, अचानक एक्सीडेंटल हो गया उसका, और रिंग के अंदर उसका खून पड़ा है। सोचो, मतलब वो सिनेरियो कितना बुरा था। और वहाँ की ऑडियंस ने ये बताया भी था कि हमने ये लाइव देखा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि डब्ल्यू कंपनी ने उस समय अंधेरा कर दिया था। बिकॉज सबको पता था कि भाई ऐसा सिनेरियो रेसलिंग में आज तक हुआ नहीं है, लेकिन हो गया तो अचानक से वो भी डर गए और सारा कुछ ब्लैकआउट कर दिया। ऑडियंस को वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब सोचो, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सारा कुछ मामला सामने आया था कि रोप टूट गई थी। शुरू में ऐसा मामला भी था, कहीं ना कहीं ये सोची साजिश है। ब्रेट हार्ट ने विंस मैकमैन पर केस भी कर दिया था कि उनके भाई को मारा गया है, और जिस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन बाद में ये चीज़ें वापस केस ले लिया गया, बिकॉज ब्रेट ने कहा था कि एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंट ही होगा, और ब्रेट की फैमिली ने भी ये सब कहा था। और बिकॉज ओवन हार्ट कहीं ना कहीं भाई रोप पर गिर गया था। ये एक्सीडेंट दोस्तों होते ही रहते हैं, आपको पता है। जब एक आप ऐसा इंसिडेंट कर रहे हो और ऊपर से रोप टूट जाती है, रिंग टूट जाती है, आपको कभी कभी देखते ही हो भाई, टेबल टूट जाते हैं, रिंग टूट जाती है, तो ये एक्सीडेंट होते हैं भाई। इसलिए ये किस्मत का खेल है भाई। और ओवन हार्ट के साथ भी वैसा ही हुआ था। और उस समय कई लोगों ने भी कहा था कि भाई पूरे शो को ख़त्म कर देना चाहिए था, बिकॉज इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। लेकिन विंस मैकमैन ने शो को बंद नहीं किया, शो को चलने दिया। और उस समय सुपरस्टार के साथ वो मतलब कंटिन्यू किया मंडे नाइट रो का एपिसोड, जब ओवन हार्ट के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई। रोक ने भी कहा था कि भाई, अंडरटेकर ने भी कहा था कि हम मैच लड़ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा, साइड में हमारे भाई का खून पड़ा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। विंस मैकमैन ने कहा था कि भाई शो मस्ट गो ऑन एयर, बिकॉज ये ट्रेजेडी होती रहेगी। उस समय विंस मैकमैन पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे थे कि भाई किस तरीके का बुरा इंसान है। एक बंदा मर गया है इसकी रिंग के अंदर, एक बंदा खत्म हो गया, मर गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है, ये मैचेस को दिखा रहा है, ये सुपरस्टार्स को लड़वाया उसी रिंग के अंदर, और अपना शो मंडे नाइट रो को बंद नहीं कर रहा है। वहाँ की ऑडियंस तो भाई बहुत ही गालियां बक रही थी विंस कैनेडी मैकमैन को। लेकिन दोस्तों आपको पता है भाई, विंस मैकमैन एक नंबर का जलील इंसान है। इस बंदे ने भाई उस समय मैच को स्टार्ट रखा, पूरे शो को 3 घंटे का चलाया, और दिस इज वाई भाई, समझ लो भाई, बस ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, इसको अभी तो कोई भूल नहीं पाया। और दिस इज अ मेजर थिंग। अभी तो फिलहाल मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ ओवन हार्ट के बारे में, लेकिन मैं पूरी वीडियो लेके आऊँगा, 1 घंटे का बायोग्राफी है, उसमें तो भाई बड़ा कुछ बवाल मचाऊंगा, मैं सारी चीज़ें रिवील करूंगा। लेकिन भाई वो बायोग्राफी तभी दिखेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, ठीक है। तो सब्सक्राइब मार दो अभी, कुछ ही वक्त के अंदर बायोग्राफी रिलीज कर दूंगा ओवन हार्ट की, क्या क्या चीज़ें हुई, ट्रेजेडी हुई, रीज़न क्या था, ट्रुथ क्या था। तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और बिल्कुल। सो दोस्तों, ये था एपिसोड नंबर 4। एंड एपिसोड नंबर 3, एपिसोड नंबर 4 में ये दिखाया गया कि WCW कंपनी का एंड और ओवन हार्ट के बारे में सब कुछ। एंड चीज़ें क्या हैं, मैटर क्या है, एपिसोड नंबर में तो यही बताया गया है। अभी कुछ खुलकर बात नहीं करूंगा, बिकॉज एक बायोग्राफी है। अब मैं आपसे मिलूंगा कल की वीडियो में। कल की वीडियो में बात करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 5 की और एपिसोड नंबर 6 की। जी हाँ, जो आप सुनना चाहते हो वो एंड के एपिसोड में बताऊंगा। एलिगेशन, जी हाँ, बहुत ही बुरे एलिगेशन है विंस मैकमैन पर।
ब्रॉक लेसनर फंसा है या नहीं सब बताने वाला हूँ कल की वीडियो में, बिकॉज कल एंड करेंगे इस पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री का, द लास्ट 2 एपिसोड रिमेनिंग, एपिसोड नंबर 5, एपिसोड नंबर 6। तो थैंक यू वेरी मच गाइस वो ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई पूरी वीडियो देखा करो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड दिस इज द लेटेस्ट न्यूज फॉर यू गाइस। प्लीज सब्सक्राइब इट, द कल्ट ऑफ रेसलिंग, फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मैं आपसे मिलूंगा कल के एपिसोड्स में। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट। दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो भाई दिस इज द लास्ट पार्ट, यानी कि एपिसोड नंबर 5 एंड एपिसोड नंबर 6 आज रिव्यू करने वाले हैं, द बायोग्राफी ऑफ मिस्टर मिकमैन। अब देखिए भाई सारे एपिसोड कवर कर चुका हूँ, एक लोते 2 एपिसोड बचे हैं, एपिसोड नंबर 5 और 6 आज की वीडियो में वो भी क्लियर कर दूंगा। इस पूरी बायोग्राफी का एंड कर देंगे, बिकॉज टोटल 6 एपिसोड से इस बायोग्राफी के अंदर मिस्टर मिकमैन की 2 चैप्टर आ चुके हैं, ये पार्ट 3 है। तो भाई पूरी वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज द फिनाले। अब दोस्तों बात करें एपिसोड नंबर 5 की, तो ये स्टोरी डेडिकेटेड करती है मिस्टर मिकमैन की फैमिली को, बिकॉज यहाँ पर बताया गया है कि मिस्टर मिकमैन की फैमिली का क्या रिएक्शन था, उनकी जो फैमिली थी वो किस तरह से बिजनेस में इंक्लूड होती है, और मिकमैन किस तरह से अपनी फैमिली को पूरी तरह से कन्विंस करता है कि अब तुम्हें तुम्हारा 100% देना होगा, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं इस फैमिली के अंदर, सारी चीज़ें आज कवर करने वाला हूं। देखिए भाई सबसे पहले बात करें शेन मिकमैन की, तो शेन मिकमैन तो भाई विंस के साथ काफ़ी वक्त से जुड़ा हुआ था। शेन मिकमैन बतौर रेफरी भी काम कर चुका है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के अंदर, आपने देखा ही होगा। शेन मिकमैन पहले रेफरी भी बनता था, काफ़ी मैचेस में उसने रेफरी का काम किया है। उसके बाद वो जिस तरह बड़ा होता गया तो उसके पापा ने यानी कि मिस्टर मिकमैन, विंस मिकमैन ने उसको रेसलिंग में उतारा, और आई थिंक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेहतरीन डिसीजन था, बिकॉज अगर शेन मिकमैन रेसलिंग ना सीखता, प्रोफेशनल रेसलर ना बनता, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वो कुछ कर ना पाता। सो दिस इज अ परफेक्ट डिसीजन फ्रॉम विंस मिकमैन कि उसने शेन मिकमैन को एक प्रोफेशनल रेसलर भी बनाया। सो दैट इज अ मेजर थिंग। और दोस्तों शेन मिकमैन रेसलर नहीं बनना चाह रहा था, जी हाँ, शेन मिकमैन कभी भी रेसलर बनना ही नहीं चाहता था। शेन मिकमैन चाह रहा था कि उसको एक अपने बाप की तरह एक स्पोर्ट मिले कंपनी के अंदर जिसको वो आगे कंटिन्यू करे, लेकिन भाई मिस्टर मिकमैन यानी कि विंस मिकमैन ने बिल्कुल भी इस बात को माना नहीं, और उसने शेन मिकमैन को कहा पहले तुझे रेसलिंग सीखनी पड़ेगी, पहले तुझे ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से सुपरस्टार के साथ काम किया जाता है, सारी चीजें तुझे सीखनी पड़ेगी अगर तू इस कंपनी में रहना चाहता है। यही रीजन था कि भाई शेन मिकमैन को
प्रोफेशनल रेसलिंग को सीखना पड़ा, सब कुछ सीखना पड़ा, सारे तौर तरीके सीखने पड़े। उसके बाद उसने रेसलिंग में कदम रखा और आपने देखा ही होगा शेन मैकमैन और विंस मैकमैन के बीच में काफ़ी फ्यूड भी हुई थी, आपको सारी चीज़ें पता ही है। इसी बीच में दोस्तों एक स्टोरी लाइन बनाई जाती है, वो थी विंस मैकमैन की वाइफ के ऊपर, यानी कि लिंडा मैकमैन के ऊपर। वैसे बता दूं, लिंडा मैकमैन उस समय टीवी पर आना नहीं चाह रही थी। लिंडा मैकमैन ने कहा भी था कि भाई मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मुझे एक्टिंग आती नहीं है। कहीं ना कहीं ऑडियंस के बीच में वो अपना एक जो कहते हैं ना कि भाई फेम होता है, एक जो छाप होती है वो छोड़ नहीं पाएगी। तो लिंडा मैकमैन काफ़ी डरी हुई थी, उसने तो भाई मना कर दिया था विंस मैकमैन को कि वो एक्टिंग नहीं कर पाएगी। लेकिन भाई आप पता भाई विंस मैकमैन किसी की सुनता तो नहीं था, उसने लिंडा मैकमैन को कंपनी में उतारा और मंडे नाइट रो के एपिसोड में, स्मैकडाउन के एपिसोड में बतौर एक एक्टिंग वाइज उतारा। और उस समय एक स्टोरी लाइन बनाई गई थी, ट्रिश स्ट्रैटस, आपको पता ही होगा ट्रिश स्ट्रैटस एक फेमस वुमेन डिवीजन है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की। सो उस समय ट्रिश स्ट्रैटस का डेब्यू कराया और उस समय एक स्टोरी लाइन बनाई गई थी कि जो ट्रिश स्ट्रैटस है वो लिंडा मैकमैन को ड्रग दे रही है, जिस वजह से लिंडा मैकमैन अपने सूझबूझ, अपना होश हवास सब खो रही है और व्हील चेयर पर बैठ रही है। और उसकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के विंस मैकमैन ट्रिश स्ट्रैटस के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है, किसिंग वगैरह कर रहा है। ये सारी चीज़ें उस समय दिखाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ भाई, उस समय ऑडियंस इस स्टोरी लाइन से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर गई थी कि कई लोग तो भाई मान चुके थे कि ये सच में हो रहा है, कि वाकई में एक रियलिटी है कि ट्रिश स्ट्रैटस जो है लिंडा मैकमैन को ड्रग्स दे रही है, जिस वजह से वो विंस मैकमैन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को बना सके। और यही हो रहा था। स्टेफनी मैकमैन भी इस चीज़ के खिलाफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेफनी को पता था भाई ये चीज़ें हो रही तो होने दो, बिकॉज स्टेफनी मैकमैन कहीं ना कहीं भाई एक तरह से विंस मैकमैन का सपोर्ट कर रही थी। उस समय स्टेफनी मैकमैन और शेन मैकमैन की अलग अलग बनती थी, और शेन मैकमैन जो था अपनी मदर का साथ देता था यानी कि लिंडा मैकमैन का, और स्टेफनी मैकमैन अपने बाप का साथ देती थी यानी कि विंस मैकमैन का। और जिस वजह से भाई स्टोरी लाइन में गर्मी आ रही थी, पूरी मैकमैन फैमिली की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी जा रही थी। ये था 2001 का वक्त, जहां पर रेसलमेनिया के अंदर एक मैच बुक हुआ था, विंस मैकमैन वर्सेस शेन मैकमैन, मैकमैन वर्सेस मैकमैन। और जो इस मैच को जीतेगा और वो मतलब कि एक तरह से रियल कंट्रोल करेगा पूरी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन को। और मैच की कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, ये मैच हुआ था रेसलमेनिया, आई थिंक रेसलमेनिया 17 के अंदर हुआ था मेरे ख्याल से, ज़्यादा मुझे याद है 2001 के अंदर। और ये मैच बहुत अच्छा था। इस मैच में भाई मिक फोली बतौर गेस्ट रेफरी भी था। और ये मैच में अगर एक्शन की बात करी जाए यार, उस समय आपको पता भाई एटीट्यूड एरा थी, तो भाई एक्शन के मामले में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पूरी तरह से बवाल मचाती थी। और विंस मैकमैन वर्सेस शेन मैकमैन के बीच में ये एक्शन भरपूर हमको इस मैच में देखने को मिला। और लिंडा मैकमैन का एक कमाल का सेगमेंट था इस मैच के अंदर, बिकॉज इस मैच की एंडिंग के ऊपर लिंडा मैकमैन व्हील चेयर से उठकर विंस मैकमैन को लो मारती है और शेन मैकमैन उसका फायदा उठा के इस मैच को जीत जाता है और अपना एक कैप्टेंसी एक तरह से अपना एक लेवल स्पोर्ट करता है इस मैच के एंड में जाके, और इस मैच का विजेता बन जाता है। और उसी के साथ ये स्टोरी लाइन का एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों बता दूं, इस स्टोरी लाइन ने जितना व्यूअरशिप गेन करी थी उस वक्त भाई बहुत ही कम सेगमेंट कर पाई है, बिकॉज इस स्टोरी लाइन में सब कुछ था, एक्शन था, ड्रामा था, बिट्रेल था, सेक्स था, सब कुछ था ये स्टोरी लाइन के अंदर। तो आई थिंक 2001 की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी लाइन भी कहा जाता है इसको अब तक की, जब मैकमैन बिट्रेल की। सो दैट इज अ मेजर थिंग। उसके बाद भाई आपको बता दूं एक और चीज़ थी स्टेफनी मैकमैन की। आपको याद होगा विंस मैकमैन वर्सेस स्टेफनी मैकमैन के बीच में एक मैच हुआ था। विंस मैकमैन अपनी बेटी को मार रहा था बुरी तरह से। उस समय दिखाया जाता है कि स्टेफनी मैकमैन पर मतलब एक तरह से ये आतंक मचा रखा है, अपना ही बाप उसको मार रहा है। और कहीं ना कहीं भाई एक चीज़ें तब हो रही थी जब स्टेफनी मैकमैन की ट्रिपल एच के साथ शादी होने वाली थी। जी हाँ, ये बहुत ही अंदर की बात है। स्टेफनी मैकमैन की ट्रिपल एच के साथ शादी होने वाली थी, उससे करीबन एक हफ्ते पहले ही जो है ये मैच हुआ था विंस वर्सेस स्टेफनी मैकमैन। लेकिन स्टेफनी ने इस मैच के बाद कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन उस समय ये बहुत से लोगों ने इसको कंट्रोवर्शियल भी कह दिया था कि भाई एक बाप अपनी बेटी को किस तरह से मार रहा है। लेकिन आपको पता है उस समय सोशल मीडिया तो नहीं था, ये तो चीज़ें होती रहती। लेकिन व्यूअरशिप के मामलों में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हमेशा से खेलती आई है। सो दैट इज अ मेजर थिंग। इसके बाद एक और स्टोरी लाइन थी, आपको बता दूं मैं, मैकमैन फैमिली की, जहां पर विंस मैकमैन स्टेफनी के साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहा था। और जिसमें वो स्टोरी लाइन का हिस्सा ये था कि जो विंस मैकमैन है वो स्टेफनी को प्रेग्नेंट कर देगा, अपनी लड़की को प्रेग्नेंट करके एक बच्चा देगा। तो भाई एक वाहिया स्टोरी लाइन तो उस समय रिजेक्ट हो गई, बहुत अच्छा वो रिजेक्ट होगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि विंस मैकमैन का दिमाग कितना गंदा था अंदर से, बिकॉज वो बंदा एक बिजनेसमैन था और उसका ये था कि उसको अपनी कंपनी को ना हाईएस्ट ग्रोसर बनाना है, उसको अपनी कंपनी को उस लेवल पे लेके जाना है जिसको
आने वाले समय में कोई कंपनी टच ना कर पाए, और ऐसा होने में वो कामयाब भी उसने किया, बिल्कुल किया, कोई शक नहीं है इसके अंदर। दैट इज द मेजर थिंग, एंड ऐसा हुआ भी। एंड वन ऑफ द मेजर थिंग ये आती है कि भाई इस स्टोरी लाइन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मैकमैन्स का और विंस मैकमैन का और पूरी मैकमैन फैमिली का जो एक क्या कहते हैं उसको भाई, एक जो इन्वेस्टमेंट थी सबकी मिलने के बाद जो काम हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ है, और जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज सारी फैमिली का उतर जाना कंपनी में बहुत ही मेजर चीज़ थी, बहुत ही मेजर चीज़ थी। इसके बाद दोस्तों एक इंसिडेंट होता है, ये बहुत ही तगड़ा इंसिडेंट था, और इस इंसिडेंट ने भाई पूरी कंपनी को हिलाकर रख दिया था। यानी कि ये इंसिडेंट मतलब अगर ना होता तो शायद कंपनी की हालत कुछ और होती उस समय, बिकॉज उस समय कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी मिला था, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान भी था कंपनी का, बिकॉज एक मेजर स्टोरी लाइन बनाई गई थी विंस मैकमैन के ऊपर। ठीक है, सब बताने वाला हूँ भाई। देखिए भाई, यहाँ तक आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, बीच बीच में बोलता रहूँगा, आपको याद दिलाता रहूँगा, बहुत ही मेजर स्टोरी लाइन चल रही है विंस मैकमैन का बायोग्राफी, तो प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। देखिए भाई, ये कहानी थी क्रिस बेनोआ की। वैसे क्रिस बेनोआ के बारे में पूरी स्टोरी लाइन में कवर कर चुका हूँ, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्रिस बेनोआ की द कल्ट ऑफ रेसलिंग की पूरी बायोग्राफी बता चुका हूँ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ दैट सिचुएशन। अब देखिए, बात करें भाई क्रिस बेनोआ की इस बायोग्राफी में, यानी कि मिस्टर मैकमैन में क्या दिखाया गया। देखिए, आपको याद होगा 2007 में, अगर आप रेसलिंग देखते हैं, 2007 में एक स्टोरी लाइन चल रही थी विंस मैकमैन की, यानी कि विंस मैकमैन का जो कैरेक्टर था मिस्टर मैकमैन, जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर था, जो एक इविल कैरेक्टर था, इविल बॉस का कैरेक्टर था, वो चल रहा था। और उसमें स्टोरी लाइन बनाई गई थी कि विंस मैकमैन यानी कि मिस्टर मैकमैन जो है वो पूरी तरह से हार चुका है, बिकॉज रेसलमेनिया के अंदर वो मैच हार गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपना, एंड उसके बाद उसको गंजा कर दिया गया था। तो सिचुएशन इस समय ऐसे बनाई गई थी कि विंस मैकमैन दुखी है, परेशान है, और जाकर वो अपनी लिमोजिन में बैठता है और ब्लास्ट हो जाती है लिमोजिन। ऐसे भाई उस समय ये कंफर्म कर दिया था कि विंस मैकमैन खत्म हो चुका है, वो ब्लास्ट में खत्म हो चुका है। ये न्यूज़पेपर में इंटरव्यू के अंदर हर चीज़ के अंदर ये बात को बताया गया था कि विंस मैकमैन इज एंड, वो खत्म हो चुका है उस बंदे का। और ये बात सच हो गई थी उस समय, लोग मानने लग गए थे। यानी कि भाई आप समझ लीजिए, अगर मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड था वहां पर भी बता दिया जाता, लेकिन जो स्टोरी लाइन थी वो ये थी कि विंस मैकमैन सरप्राइज देते आकर सबको बता दे कि भाई ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जब ये स्टोरी लाइन के अंदर विंस के साथ ऐसा होता है, उसकी अगले दिन, यानी कि जैसे आज मंडे है तो कल ट्यूसडे को ही भाई एक न्यूज़ सामने निकल कर आती है, शायद वेडनेसडे को कहीं भी न्यूज़ सामने निकल कर आती है, मंडे नाइट रॉ के 1 या 2 दिन बाद, कि क्रिस बेनोआ खत्म हो चुका है। क्रिस बेनोआ को अपने घर पर एक लटका हुआ पाया गया, और साथ में उसकी वाइफ थी और उसका एक बच्चा था, यानी कि उन तीनों को घर पर लटका कर खत्म कर दिया, मार दिया है। शुरू में बताया जा रहा था कि एक मर्डर हो सकता है, लेकिन नहीं, नोट मिला था वहां पर बताया गया था कि भाई सुसाइड अटेम्प्ट है। यानी कि क्रिस बेनोआ ने खुद को, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को, तीनों को मार दिया था और हैंग कर दिया था। और उस समय जो ये न्यूज़ थी भाई, इतनी खतरनाक तरीके से सर्कुलेट करी गई थी कंपनी के अंडर, और उस समय भाई बवाल मचा दिया था। 2007 की बात है भाई, मैं तो जानता हूँ, मैं तो टीवी पे देखता था इस चीज़ को भाई, खतरनाक लेवल का बवाल था, ट्विस्ट था, टर्न था भाई। ऐसा हो गया था कि भाई ऐसा हो सकता है कि कंपनी खत्म हो गई है, कंपनी बंद हो सकती थी, बिकॉज आरोप लग रहे थे कंपनी के ऊपर। एक तो भाई ओवन सर्ट के साथ ऐसा हुआ था 1999 में, उसके बाद ये बहुत ही बुरी सिचुएशन आई थी कि क्रिस बेनोआ ने ऐसा कुछ कर दिया। शुरू में ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं भाई सुसाइड है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में सामने निकल कर आ रहा है क्रिस बेनोआ ने पहले अपने बच्चों को मारा, फिर वाइफ को मारा, फिर खुद को मार दिया। ये चीज़ें हो रही थी। और होता क्या है, मंडे नाइट रॉ का एपिसोड आता है, जिसको एक तरह से भाई मतलब वो लाइव नहीं होता, एक तरह से वो होता ही नहीं उस समय, और वो विंस मैकमैन सामने आता है। आप सोचिए कि विंस मैकमैन पिछले हफ्ते ब्लास्ट में खत्म हो गया था, और न्यूज़ सामने निकल कर आ रहे थे कि विंस मैकमैन तो खत्म है, गया गया गया, खत्म खत्म खत्म। लेकिन अगले मंडे नाइट रॉ पे विंस सामने आ जाता है, और सबसे पहले तो ये बोलता है कि भाई, अपने बारे में बोलता है कि जो विंस मैकमैन का कैरेक्टर था मिस्टर मैकमैन, जिसको हम बोलते हैं जो इविल बॉस, वो खत्म हो गया। यानी कि एक तरह से उस स्टोरी लाइन को खत्म तो कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैनिश ना हो जाए। तो विंस मैकमैन ने ये कहा कि जो मिस्टर मैकमैन वाला कैरेक्टर था वो खत्म हो चुका है, और अब मेरा जो रियल कैरेक्टर है, ऑन स्क्रीन जो ऑफ स्क्रीन जो रियल कैरेक्टर है विंस मैकमैन, वो सामने आएगा। और वैसा ही हुआ दोस्तों, 2007 में विंस मैकमैन ने कहा कि विंस मैकमैन ये मेरा रियल कैरेक्टर है, और एक चीज़ को मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ, क्रिस बेनोआ, उनकी वाइफ और उनका बच्चा नहीं रहा, ये चीज़ें हो गई हैं। सो ये सिचुएशन हो गई थी। सोचो, क्रिस बेनोआ ने भाई समय सबको बर्बाद कर दिया था,
अपनी वाइफ को, बच्चे को, अपने परिवार को, कंपनी को भी इवन बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची थी सबको, और शौक हो गए थे। बहुत से सुपरस्टार का ये मानना था भाई, खासकर रेंडी ऑर्टन, क्रिस जेरिको का, कि भाई ये बंदा हमारे साथ ही आता था, बिल्कुल सही था, कोई कुछ इसको देख के लगता नहीं था ये परेशान है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसने ये मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो लोग भाई एक तरह से झटका खा गए थे, भाई क्रिस बेनोआ जैसा बंदा ऐसा कैसा कर सकता है। चलो खुद को मारना वो अलग बात होती है, लेकिन अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को मार देना, फिर खुद को मारना, कहीं ना कहीं भाई ये तो बहुत ही मेजर चीज़ होती है। और उस समय दोस्तों ये डब्ल्यू कंपनी का सबसे बड़ा डिजास्टर था, एक ऐसा मूवमेंट था जिसको लोग अभी तक भूल नहीं पाए। और उस समय जब ये बात सामने आ रही थी, क्रिस बेनोआ ने खुद ऐसा किया है, तो डब्ल्यू कंपनी ने डिसीजन लिया था कि वो क्रिस बेनोआ का नाम हिस्ट्री से इरेज कर देंगे, अपनी कंपनी से इरेज करते हैं, कभी भी क्रिस बेनोआ का नाम नहीं लिया जाएगा। और तब से लेके आज तक दोस्तों क्रिस बेनोआ का नाम आज तक नहीं लिया गया है, उसको हर जगह से इरेज कर दिया, हटा दिया गया है। अगर आप क्रिस बेनोआ को सर्च भी मारोगे ना डब्ल्यू कंपनी की वेबसाइट पर, वो आपको शो नहीं होगा। लेकिन अपनी बायोग्राफी के अंदर विंस मैकमैन ने ये बात को कबूला है कि हाँ उसने ऐसा किया था, और सबसे बड़ा रीजन क्रिस बेनोआ ही था। और विंस मैकमैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्रिस बेनोआ जैसा बुरा इंसान आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, कि जिसने अपने बीवी बच्चों को मार दिया और खुद को मार दिया। सो दैट इज अ मेजर थिंग। एंड दोस्तों अब बात करें एपिसोड नंबर 6 की, यानी कि द लास्ट एपिसोड, जिसका नाम है द फिनिश। जी हाँ, इट इज द, मतलब मैं क्या बोलूं मेरे भाई, दिस इज टोटली फिनिश 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 फिनिश, द एंड ऑफ विंस मैकमैन। अब दोस्तों देखिए, आता है साल 2022। जी हाँ, साल 2022 आपको याद होगा, मई का महीना था, और एक न्यूज़ सामने आती है कि विंस मैकमैन कंपनी से रिटायर्ड हो गया। अब ये रिटायर्ड क्यों होता है, रिटायरमेंट क्यों ली जाती है? बिकॉज आपको याद होगा, मैंने आपको इसी बायोग्राफी के अंदर बताया था एपिसोड नंबर 1 के अंदर, कि एक वुमेन रेफरी थी जो कि डब्ल्यू कंपनी के अंदर फर्स्ट एवर रेफरी थी, रीका फे ऐसा कुछ नाम था उसका। उस बंदी ने 1988 के आसपास या 1985 के आसपास विंस मैकमैन पर आरोप लगाया था कि इस बंदे ने उसका हैरेसमेंट किया है, और वही आरोप उस समय वैनिश कर दिए गए थे। लेकिन दोस्तों बता दूं, 2022 के अंदर डब्ल्यू कंपनी को उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेल्स पर कुछ मेल्स आते हैं, और उन मेल्स पर यह बताया जाता है कि जो रीका फे है उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, जिसको विंस मैकमैन ने किया था। और इस केस को बंद करने के लिए विंस मैकमैन उनको हर तरीके से मैट्रिमनी देता है, हर तरीके से पैसा देता, ताकि जो रीका फेन है वो इस केस को दोबारा उठा ना पाए, और विंस मैकमैन सारा कुछ पैसा देता है। और उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस बात को इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कि जो इतना झूला हो रहा है, यानी कि आप मान लीजिए कोई कंपनी है भाई, वो एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, वहां पर पैसे कहाँ जाते हैं, किस तरह खर्च होते हैं, सबका एक हिसाब होता है। लेकिन दोस्तों उस समय बताया जा रहा था कि विंस मैकमैन चुपके से इन पैसों को उस औरत को देता है ताकि वो अपना मुंह बंद कर सके। और सिर्फ एक औरत नहीं, ऐसी बहुत औरतें थी जिसको विंस मैकमैन अपना मुंह बंद करने के लिए पैसे देता था ताकि वो उस पर आरोप ना लगा पाए। और दैट इज ए मेजर थिंग कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, जो कि डब्ल्यू कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके पास ये मेल्स आता है, पता नहीं अनजान बंदा कौन मेल करता है उनको, लेकिन भाई एक बार दिमाग उनका घूम जाता है। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहां पर सामने आता है कि कंपनी के अंदर एक बंदा था जो विंस मैकमैन की हेल्प करता था, जिसका नाम था जॉन लोरिनाइरिस। जी हाँ, आपको याद होगा, ये टैलेंट रिलेशनशिप ओनर था। जॉन लोरिनाइरिस ऑन स्क्रीन भी काम कर चुका है, आपको याद होगा, पंक के साथ, जॉन सेना के साथ, समझ चुके हो आप, ब्रॉक लेसनर के साथ, तो इसको आप जानते होंगे। यही बंदा था जो विंस मैकमैन के काले कारनामों का हिसाब रखता था, उनका सबको देख रेख करता था और उसको बचाता था। और कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये बात नहीं पता थी, और सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन बिठा दी विंस मैकमैन के ऊपर। ये जानते हो कि विंस मैकमैन सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर था कंपनी के अंदर, लेकिन दोस्तों बता दें कि भाई शेयर होल्डर तो था सबसे ज़्यादा, लेकिन ये थोड़ा गलत काम करेगा। तो वो पैसों का हिसाब किताब सच निकला, और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिलकर ये फैसला लिया कि भाई अब विंस मैकमैन को कंपनी को छोड़ देना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए अपनी पोस्ट से। और ऐसा ही हुआ, बिकॉज सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बवाल मचा रही थी कि विंस मैकमैन दोबारा से ये चीज़ें करने लगा है, और आप समझ सकते हो कि भाई, और एक तरह से विंस मैकमैन को अपनी रिटायरमेंट घोषित करनी पड़ी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर के ऊपर। और उस समय भाई आपको पता ही होगा, स्मैकडाउन के ऊपर विंस मैकमैन भी आया था, स्टेफनी भी आई थी, और इस बात को बताया गया था कि विंस मैकमैन ने रिटायरमेंट ले लिया कंफर्म। और उसके बाद से ट्रिपल एस ने कंट्रोल ले लिया कंपनी के ऊपर, वो चीज़ हुई है। लेकिन साल 2023 आता है जब पूरी तरह से
डब्ल्यू कंपनी को टीकेओ को बेच दिया जाता है, सेल आउट कर दिया जाता है, मर्जर कर दिया जाता है टीकेओ के साथ, और डब्ल्यू कंपनी और यूएफसी कंपनी को मर्ज करके टीकेओ बना दिया जाता है। एंडेवर इसको बाय करता है और वहां पर विंस मैकमैन को दोबारा से कंपनी में रिटर्न हो जाता है। जी हाँ, विंस मैकमैन का दोबारा से कंपनी में रिटर्न हो जाता है बतौर सीईओ, और एग्जीक्यूटिव के नाम पर उसको दोबारा से कंट्रोल दे दिया जाता है। रेसलमेनिया 39 आपको याद होगी, जी हाँ, रेसलमेनिया 39 को विंस ने ही कंट्रोल करा था, आपको याद होगा। पूरी रेसलमेनिया 39 को विंस ने कंट्रोल किया था, ट्रिपल एच ने नहीं किया था, ये बात तो आपको पता ही होगी। और यही चीज़ें थी कि विंस मैकमैन का दोबारा से कंपनी वापसी आ गया था, यानी कि रेसलमेनिया 39 के बाद जितने ही मंडे नेटवर्क के एपिसोड हुए थे उसको विंस ने ही प्रमोट किया था, आपको सब याद होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है साल 2024, यानी कि ये साल। अब इसी साल एक चीज़ होती है 2024 के अंदर जो कि सबसे बड़ा बवाल मचाती है। ये बात थी जनवरी 2024 की, रोयल रंबल से पहले। रोयल रंबल से पहले भाई एक लड़की है जिसका नाम है जेनल्ड ग्रेंट। अब ये सबको पता ये कौन है, मैं भी कवर कर चुका हूँ जब ये हुआ था। जेनल्ड ग्रेंटर भाई सोशल मीडिया पर अपने वकीलों के साथ हाई कोर्ट में ये बात को घोषित कर देती है, सबूत सारे पेश करती है, स्क्रीनशॉट हो गया, प्रिंट आउट हो गया, सब कुछ ये दिखाती है कि विंस मैकमैन ने उनको सेक्सुअल हैरेस किया है, और विंस मैकमैन ने उनसे उनकी पिक्स मांगी है, न्यूड पिक्स मांगी है। और विंस मैकमैन के साथ एक बंदा और था, उसका नाम था ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर का नाम भी सामने आया इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। अब ये चीज़ें जब सामने आई तो भाई जनवरी के अंदर बवाल मच गया था। सबसे पहले भाई टीकेओ ने ये डिसीजन लिया कि विंस मैकमैन को कंपनी से रिलीज कर दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उनकी पोजीशन थे एग्जीक्यूटिव की, और टीकेओ से एंडेवर ने पूरी तरह से विंस मैकमैन को कंपनी से हटा दिया, रिलीज कर दिया, खत्म कर दिया। अब विंस मैकमैन का कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, खत्म कर दिया एक तरह से, बिकॉज ज़्यादा शेयर होल्डर टीकेओ के पास था, एंडेवर के पास था, तो विंस का शेयर होल्डर खत्म करके उनको हटा दिया, भेज दिया वापस। और ये चीज़ हुई कि विंस को हटाना ज़रूरी था, बिकॉज जनरल ग्रैंड ने साफ साफ कहा था कि जो स्क्रीनशॉट मैसेजेस विंस ने किए हैं जनरल ग्रैंड के लिए, वो चीज़ें सबूत थी, वो प्रूफ था, और ये रियलिटी थी, कोई फेक नहीं था। और वहाँ पर आपको पता है विंस पूरी तरह से फंस गया था। और बताने की ज़रूरत नहीं कि विंस ने उस मैसेज के अंदर क्या क्या कहा था, सारे स्क्रीनशॉट आप पढ़ चुके हैं, उस समय चीज़ें आपको पता ही है, मैं भी बता चुका हूँ, समझ सकते हो आप। वैसे चैनल पे हमारी वीडियो मिल जाएगी आपको उसकी। और यहाँ पर दोस्तों एक बंदे का नाम सामने आता है, वो है पीस ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर का नाम भी सामने आता है, बिकॉज विंस मैकमैन ने मैसेज के अंदर चैनल ग्रे को जब वो मैसेज करता था, वहाँ पर उसने ब्रॉक लेसनर का और खुद का नाम मेंशन किया था कि मेरा और ब्रॉक लेसनर का, हम दोनों का बस ये है कि तू हमारे साथ वो आ जा सोने के लिए, जो भी चीज़ें समझ सकते हो भाई एक तरह से क्या क्या होती हैं। और सेक्स टिप एमएमएस वगैरह भेजना मुझे और ब्रॉक लेसनर को, ये चीज़ें सबको पता चल चुकी थी। और बहुत से लोगों का कहना है कि ब्रॉक लेसनर का नाम सामने नहीं आया, लेकिन नहीं भाई, या अब रियलिटी सामने आ रही है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि ब्रॉक लेसनर का नाम भी सामने आया है। और दैट इज़ अ मेजर थिंग कि अभी तक ब्रॉक लेसनर का कंपनी में रिटर्न नहीं हुआ है, जो कि आगे भी शायद ना हो। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्री आगे भी चल रही होती है, आगे भी एपिसोड आने थे, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां आने थे एपिसोड। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि विंस मैकमैन जो है, जब उस पर पहले आरोप लगा था 2022 वाला, वो इंटरव्यू देना छोड़ गया, वो डॉक्यूमेंट्री को छोड़ के चला गया। और नेटफ्लिक्स ने इस बात को बताया कि भाई विंस मैकमैन 2021 में इस डॉक्यूमेंट्री को छोड़ के चला गया था, सॉरी 2022 में, जब उस पर आरोप लगे थे। और आरोप के बाद विंस मैकमैन ने कंटिन्यू नहीं किया इंटरव्यू देना इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, नहीं तो भाई इसके और एपिसोड भी आते। और इससे साफ साफ पता चलता है कि विंस मैकमैन पर जितने भी आरोप लगे हैं वो सच्चे हैं। मानता हूँ कि विंस ने कहा था कि दो साइडें होती हैं हर केस की, लेकिन भाई अगर दो साइडें हैं तो आपके कुछ तो बताओ ना, तू डर क्यों गया, तू बता ना सामने आगे, समझ लो एक तरह से। और ब्रॉक लेसनर के बारे में तो यही है कि भाई नेटफ्लिक्स ने साफ साफ बोल दिया है कि ब्रॉक लेसनर है। जी हाँ बिल्कुल, आप ब्रॉक लेसनर के फैन हैं, बट दिस इज अ न्यूज़ फॉर यू कि ब्रॉक लेसनर का नाम नेटफ्लिक्स ने सामने ला दिया है। और विंस मैकमैन एंड ब्रॉक लेसनर, जनरल ग्रेन, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और इनका केस चल रहा है अभी। इनमें तीनों में से कोई भी अभी एक तरह से नॉट गिल्टी या गिल्टी साबित नहीं हुआ है। दिस इज वजह से ये केस चल रहा है, और जिस वजह से अभी आपको ब्रॉक लेसनर शायद आने वाले समय में भी कंपनी में देखने को ना मिले। अब दैट इज़ अ मेजर थिंग। एंड इस डॉक्यूमेंट्री में और क्या चीज़ें हैं, तो दोस्तों और भी चीज़ें होनी थी जैसे मैंने बताया, बट यहीं पर इस डॉक्यूमेंट्री का एंड कर दिया गया। और ये डिस्क्लेमर ने बताया भी किया कि विंस मैकमैन ने आगे इंटरव्यू नहीं दिया, ब्रॉक लेसनर ही वो बंदा था जिसका नाम ब्लर कर दिया गया। लेकिन हाँ, दिस इज़ अ रियलिटी कि ये चीज़ें हुई हैं। और
भाई इसके बारे में क्या कहूँ यार। अब मेरा इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद क्या विचार है, मेरी प्रिडिक्शन क्या है, तो भाई ये तो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों पूरा मैं मिस्टर मैकमैन की बायोग्राफी कवर कर चुका हूँ जिस अंदाज से मैंने किया। आई होप आपको पसंद आएगा, नहीं पसंद आया तो मुझे माफ़ करना भाई, आगे और बेहतर करेंगे। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, पूरी वीडियो देखा करो, स्किप मत करा करो। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते मेरे भाई, सब्सक्राइब करो, आपके लिए मेहनत करते हैं भाई। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। बहुत जल्दी दूसरा चैनल बनाने वाला हूँ मैं अपना एक, उस पर काफ़ी अच्छे मैचेस आएंगे, सो उसको भी सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।